दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त टीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, और हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण किस प्रकार से कार्य करता है, यानी कार्य प्रणाली को समझेंगे इस दर्पण की। और ये देखेंगे कि जब भी उत्तल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखी जाती है तो यह दर्पण उस वस्तु का प्रतिबिंब किन नियमों के आधार पर बनाता है और किस प्रकार से बनता है और कहां कहां बनाता है। आज हम सारी कंडीशनों को समझने वाले हैं। यदि आपने इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोज को नहीं देखा है तो आप वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और जो प्रीवियस वीडियोज के लिंक दिए गए हैं उन पर क्लिक करके उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने यह एक कन्वेक्स मिरर लिया है। तो इसके लिए माना कि जब भी कोई वस्तु इसके सामने अनंत पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है और किस प्रकार से बनता है, सारी पोजीशनें आप अपने आप से समझ सकते हो इस फिगर के माध्यम से। अब हम देखेंगे कि इसका जो इमेज है उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा। इसका जो इमेज है, यह वस्तु रखी है, माना कि यह उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण दोस्तों, माना कि यह एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है। इसके सामने कोई वस्तु ए भी अनंत पर रखी गई है। कहाँ रखी गई है? अनंत पर रखी गई है। अब हम देखने वाले हैं कि जब भी किसी उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब है कहाँ पर बनता है, किस प्रकार की प्रकृति का होता है, सारी पोजीशन देखेंगे। हर एक कंडीशन को बड़े ही बेसिक टू एडवांस लेवल डिस्कस करेंगे तो आप इस फिगर के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो देखेंगे दोस्तों कि इस उत्तल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर रखी गई है जिसको हम AB नाम देते हैं। क्या नाम दिया है? AB। तो आप यह जानते हैं कि जब भी किसी वस्तु से जो भी प्रकाश किरणें आती हैं और दर्पण से प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है, जहां पर भी परावर्तित होने वाली किरणें आपस में मिल जाती हैं वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनने लगता है, यानी वहीं पर उसका इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब हम देखते हैं उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जहां पर यह वस्तुओं से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जहां पर मिलेंगी। तो अब हम देखते हैं कि जब ये वस्तु उस पे अनंत पर रखी है, इससे कोई एक प्रकाश किरण इस दर्पण पर आपतित होती है जिसको हमने इसके द्वारा दिखाया गया है। देखिए आप देख सकते हैं कि यह एक किरण है जो दर्पण पर पड़ रही है, और जैसे ही ये दर्पण पर पड़ती है, जैसे ही यह किरण दर्पण पर पड़ती है इसका परावर्तन होना है दोस्तों। तो परावर्तन किस ओर होगा? इस ओर तो हो नहीं सकता क्योंकि पॉलिश लगी है। तो इधर हम देखते हैं कि इसका जो परावर्तन है, हम यह मान लेते हैं कि यह जो किरण है कि फोकस से होकर आती हुई प्रतीत हो रही है। हम मान सकते हैं कि यह जो किरण है फोकस से होकर आपतित होती है। तो अब हम जैसे ही आपतित होती है तो यह जो परावर्तन है इसका इस ओर हो जाएगा। जैसे ही इसको हम यहाँ पर मिलाते हैं कि माना कि यह किरण फोकस से आपतित होती है, यह फोकस से होकर इस पर जा रही है, तो इसका परावर्तन इस तरीके से हो जाएगा। हमने दूसरी किरण ली, AB वस्तु से दूसरी किरण जा रही है, जैसे ही दर्पण पर पड़ी इसका भी परावर्तन होना है। तो इसको भी माना कि हमने यह भी मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत हो रही है, तो यह भी सीधे इस तरीके से परावर्तन हो जाएगा। ये आने वाली किरण है और ये इधर परावर्तित किरण है। ये आने वाली किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जब भी इस वस्तु से दो किरणें आपस में आई हैं तो उनका जो मिलन है इधर तो होगा नहीं कभी, क्योंकि इनके बीच की दूरी आगे जाकर के बढ़ती ही जा रही है। तो इसका मतलब इधर इसका प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, दर्पण के सामने इसका प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा। केवल उत्तल दर्पण के लिए देख रहे हैं दोस्तों। अभी हम उत्तल दर्पण के सामने जब भी कोई वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब है उसके सामने नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि जब भी उस वस्तु से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित हो जाती हैं तो उनका जो परावर्तन के पश्चात मिलन है दर्पण के सामने नहीं होता। तो इसलिए हमने देखा कि इनका मिलन कहाँ होगा, इसीलिए हमने इनको फोकस से होकर माना है कि यह फोकस से होकर आपतित मानी गई है। क्योंकि यह फोकस पर मिल रही है तो इसका जो प्रतिबिंब है फोकस पर ही बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों? मुख्य फोकस पर बनता है। और किस प्रकृति का बनता है इसके बारे में हम देख लेते हैं।
इमेज के बारे में लिखें तो हम लिख सकते हैं, यानी प्रतिबिंब के बारे में हम लिखें तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? नंबर 1, क्योंकि यह दर्पण के पीछे बना है और डेड डैश लाइन के द्वारा बना है, यानी इसका जो फॉर्मेशन हुआ है प्रतिबिंब का वह वास्तविक किरणों के द्वारा नहीं हुआ है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो प्रतिबिंब है आभासी है। कैसा है? आभासी है। आभासी है। दूसरा, मुख्य फोकस पर है और दर्पण के पीछे है। लिख सकते हैं मुख्य फोकस पर है और दर्पण के पीछे है। दर्पण के पीछे है। दर्पण के पीछे है। तो दोस्तों चूंकि इनका जो मिलन है एक पॉइंट की तरह हो रहा है, क्योंकि एक बिंदु की, ये मुख्य जो बिंदु है, मुख्य फोकस का जो बिंदु है उसी बिंदु पर ये मिल रहे हैं, तो यह बिंदु के समान ही इसका प्रतिबिंब बहुत छोटा सा दिखाई देगा। तो हम लिख सकते हैं कि यह वस्तु से बहुत छोटा है। क्या लिखेंगे? बहुत छोटा है। तो आप सारी कंडीशन समझ गए होंगे दोस्तों। आभासी प्रतिबिंब है क्योंकि यह किरण वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो बना है आभासी बना है। दूसरा, मुख्य फोकस पर बना है। क्यों मुख्य फोकस पर बना है? क्योंकि यह आने वाली प्रकाश किरण है मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तीसरा है दर्पण के पीछे है, आप देख सकते हैं। चौथा पॉइंट है वस्तु से बहुत छोटा है, क्योंकि यह एक बिंदु की तरह, एक बिंदु की ही भांति दिखाई देता है, इसीलिए इसे हम कहेंगे कि बहुत छोटा है। यह तो फर्स्ट कंडीशन थी। अब कहोगे आप दोस्तों कि जैसे ही यह किरण ये ध्रुव होता है, इस ध्रुव तथा अनंत के बीच में किसी भी पोजीशन पर आ जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसके लिए हमने इस चित्र को बनाया है। इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि यह सेकंड पोजीशन है। इस सेकंड पोजीशन में अब हम देखेंगे, यह फर्स्ट पोजीशन थी जब किसी उत्तल दर्पण के सामने, यानी कन्वेक्स मिरर, इसको बोलते हैं दोस्तों कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, जैसे ही कोई वस्तु उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर के सामने अनंत पर रखी जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब है मुख्य फोकस पर बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है तथा आभासी व सीधा बनता है। आप लिख सकते हैं कि यह जो सीधा है, सीधा बना है दोस्तों, ये सीधा बनता है। यहाँ बिंदु की भांति हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, ये सीधा बनता है। तो अब हम इस सेकंड कंडीशन में देखेंगे कि जब कोई वस्तु किसी दर्पण के सामने, यानी कोई भी उत्तल दर्पण हो, कन्वेक्स मिरर है, तो उसके जब भी ध्रुव तथा अनंत के बीच में वस्तु रखी जाए, यह वस्तु यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, किसी भी पोजीशन पर हो सकती है। तो अब हम देखेंगे कि जब भी कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने ध्रुव तथा अनंत के बीच में रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो हम इसके लिए भी वही नियम अपनाएंगे। कौन सा नियम अपनाएंगे? जो पहले हमने यूज किया है। तो इसी नियम के आधार पर हम देख सकते हैं कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। तो माना कि ये भी एक वस्तु है, ध्रुव तथा अनंत के बीच में रखी है। जैसे ही इस वस्तु से कोई किरण इस दर्पण पर पड़ती है तो चूंकि इसकी दूसरी साइड पर पॉलिश लगी है, ये पॉलिश किसकी होती है दोस्तों? यह पॉलिश किसकी है? रेड ऑक्साइड की। तो यह जो पॉलिश है, रेड ऑक्साइड की पॉलिश लगी है, या और कोई भी पेंट कर सकते हैं। तो चूंकि इसका आने वाली किरण का परावर्तन होना है तो परावर्तन मुख्य अक्ष के समानांतर आया है। चूंकि अब मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो ऐसा ही मानते हैं इसमें भी हम देख सकते हैं कि यह जो किरण है, माना कि यह मुख्य फोकस होकर जा रही है, यहाँ पर आती हुई प्रतीत हो रही है। तो जैसे ही इसको हमने डेड डैश करके मिलाया तो यह किरण इधर को परावर्तित हो गई। ऐसे ही दूसरी किरण ली। दूसरा परावर्तन का नियम है कि जब भी कोई किरण इसके मुख्य केंद्र से होकर के जाती है, यानी वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। तो वही नियम है, जैसे ही यह किरण इस दर्पण पर पड़ी, माना कि यह किरण उसके केंद्र से होकर जा रही है तो वो उसके केंद्र से ही वापस हो गई है। इधर माना है दोस्तों काल्पनिक है, इसलिए यह जो प्रतिबिंब बनाएंगी वह भी काल्पनिक यानी आभासी होगा, यानी वर्चुअल इमेज इसमें तैयार होगा।
तो अब हम देख सकते हैं ये दोनों किरणें गई थी और इनका परावर्तन हो गया है। ये किरण जैसे ही गई वैसे ही वापस लौट गई है। यह भी किरण पहले गई है, दर्पण पर पड़ गई है, पड़ने के बाद इसका परावर्तन हो गया है। जैसे ही इनको हमने इधर मिलाने की कोशिश की तो हमने देखा कि इधर ये किरणें आपस में कहीं नहीं मिलेंगी। इसका मतलब है दर्पण के सामने इनका जो इमेज है वह फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी जो दर्पण का जो प्रतिबिंब है आगे दर्पण के सामने, इसका मतलब है कि दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनने वाला है वह दर्पण के सामने नहीं बनेगा। तो अब हम देखते हैं पीछे कहाँ बनेगा। जैसे ही यहाँ इस बिंदु पर ये दोनों किरणें मिली हैं तो इसी बिंदु पर इनका प्रतिबिंब बन जाएगा। यह जो बिंदु है दोस्तों, इस बिंदु पर इनका प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा आप देख सकते हैं, वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है, मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच में है, आभासी है, सीधा है। क्या है दोस्तों, वस्तु से छोटा है, मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच में है, सीधा है और आभासी है, वर्चुअल इमेज है। इसी को हम लिख सकते हैं, इसके इमेज के बारे में लिखें तो हम लिख सकते हैं सेकंड पोजीशन में कि आभासी है, चूंकि यह किरण वास्तव में नहीं मिलती है, आभासी है। दूसरा है वस्तु से छोटा है, छोटा है, कॉमा सीधा है। और हम देख सकते हैं कि फोकस व ध्रुव के बीच में है, F व P के बीच में, P फॉर पोल होता है, पोल में ध्रुव, इसके बीच में है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि किस प्रकार से इन वस्तुओं का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के द्वारा बना है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, यदि आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप प्रीवियस वीडियोज को देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, आप उन पर क्लिक करके किसी भी वीडियो को बात कर सकते हैं जो इस चैप्टर के लिए तैयार की गई है। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। यदि कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है, और वैसे तो मैंने कोशिश यह की है कि कोई भी पॉइंट डाउट में ना रहे, क्योंकि प्रीवियस वीडियोज में बहुत ही बेसिक टू एडवांस लेवल पूरी हर चीज़ को डिस्कस किया है। तो अब हम देख सकते हैं दोस्तों, यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि इसके बारे में सर और बताया जाए, तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जा करके आप उसमें लिख के मैसेज भेज सकते हैं। दोस्तों आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। एक बार और डिस्कस करता हूँ मैं कि माना कि उत्तल दर्पण है जिसको हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं, उसके सामने वस्तु अनंत पर रखी गई है। जैसे ही यह वस्तु रखी जाती है इससे कोई किरण इस पर आपतित होती है। चूंकि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण का परावर्तन जो होता है उसके मुख्य फोकस से होकर होता है। इधर दूसरी साइड पर पॉलिश लगी है, इसका परावर्तन नहीं हो पाएगा मुख्य फोकस से होकर। तो हमने माना कि यह मुख्य फोकस से होकर परावर्तन हो रहा है, यानी यह किरण जो जा रही है मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। तो जैसे ही हमने इसको इधर बढ़ाया तो इसका परावर्तन इस साइड को हो गया, और दूसरी किरण भी ली है हमने तो वह भी किरण को हमने आगे बढ़ाया, मुख्य फोकस पर ये दोनों किरणें मिल गई हैं और इसका भी परावर्तन हो गया। तो जहां पर यह किरणें मिली है वहीं पर इसका प्रतिबिंब बना है। यह मुख्य फोकस पर मिलती है, इसलिए इनका जो प्रतिबिंब है मुख्य फोकस पर बनता है। अब हम देखेंगे बहुत छोटा बनता है, सीधा बनता है, और दर्पण के क्या बनता है, पीछे बनता है। दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो दोस्तों इस क्लास के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि इस उत्तल दर्पण का प्रयोग किन किन जगह पर किया जाता है और यह क्या कारण है कि इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अगली क्लास में हम आपको समझाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। दोस्तों आप इस क्लास को पढ़ करके बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जो इस दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा बना है। अगली कंडीशन है नहीं, इसके लिए दो ही कंडीशन है, जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तथा जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में रखी जाती है। इनका प्रतिबिंब किस प्रकार से तैयार हुआ है आप देख सकते हैं। और यदि दोस्तों आपको लगता है कि कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि यह अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया है या फिर इसके बारे में कुछ और बताया जाए, तो आप हमारे वीडियो के डिस्कशन में जाकर के प्रीवियस वीडियोज को देख सकते हैं। और यदि फिर भी कोई पॉइंट लगता है कि कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है या फिर इसके बारे में और अच्छे से बताया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें मैसेज सेंड कर सकते हैं। हम आपको उसका आंसर बताने की कोशिश जरूर करेंगे। और लगभग मैं कोशिश यही करता हूं दोस्तों कि वीडियो में कोई भी पॉइंट डाउट में ना रहे, हर चीज़ क्लियर हो। इसमें मैंने ज़्यादा नहीं बताया है दोस्तों, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट को बता चुका हूँ, आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो दोस्तों यदि आपको लगता है
कि इनके उपयोग की क्लास भी आपको बताई जाए तो मैं आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, तो मैं उस क्लास को भी रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।